हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द डेड मैन्स फ्लोट। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950s में बनी एक फेमस स्कूल को दिखाते हुए, जहां स्विमिंग टीम के रेगुलर प्रैक्टिस के लिए बिल्डिंग के अंदर ही एक बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल बनाया गया था। इससे स्टूडेंट्स तो खुश थे ही, साथ में स्कूल का रेपुटेशन भी बढ़ गया था। ओवरऑल बढ़िया चल रहा था सब कुछ। लेकिन इसी बीच एक दिन एक कांड होता है। वहाँ एक जो नाम का लड़का आता है वहाँ स्विमिंग करने, वो भी स्कूल आवर्स के बाद, जब वहाँ यूजुअली कोई होता नहीं था। एक्चुअली वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं था, कोई आउटसाइडर था और उस हिसाब से यह अलाउड भी नहीं था। वो फिर भी उसे एंट्री मिली थी क्योंकि उसके दीदी का बॉयफ्रेंड चार्ली यहाँ लाइफ गार्ड का काम करता था। तो जब भी उसकी दीदी चार्ली से मिलने आती थी, वो भी आ जाता था साथ, और चार्ली उसे छुपके से स्विमिंग पूल तक छोड़ आता था। यही होता था रोज। लेकिन उस दिन पानी में उतरते ही जो कोई बहुत ही गंदा स्मेल हिट करता है, समथिंग लाइक रॉटन एग्स। लेकिन वो ये नोटिस नहीं करता कि पानी में कुछ है जो उसे ही देख रहा है, साथ में तेजी से उसके तरफ बढ़ भी रहा है। और फाइनली जब उसे एहसास होता है, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। फॉर नोन एंटिटी उसे कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं देता। अचानक ही उसके पैर खींचने लग जाता है, उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। बेचारा जो उससे लड़ नहीं पाता। भले ही उसे स्विमिंग आती थी, लेकिन यहाँ उसका कोई टैलेंट काम नहीं आता। वो तो ऑलरेडी चोक करने लगा था। मगर ऐसे में भी आखिरी कोशिश वो जरूर करता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए पुकार लगाता है वो, जिससे उसी वक्त वहाँ चार्ली और उसकी बहन दोनों ही आ पहुँचते हैं। लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। उनके सामने ही वो इनविजिबल एंटिटी जो को पानी में डुबोकर मार डालता है। चार्ली हजार कोशिश करके भी उससे जो को छुड़ा नहीं पाता। ना वो समझ पाता है पानी के नीचे आखिर क्या है। अब इस सवाल का जवाब तो हमें भी तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट 40 साल बाद। नाउ नेचुरली इतने दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। इस स्कूल का रेनोवेशन भी हो चुका था कई बार, जिससे हुआ ये कि बिल्डिंग के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ बहुत कुछ चेंज हो गया। और इस चक्कर में वो पूल भी खो गया कहीं। इनफैक्ट एट प्रेजेंट स्कूल में पढ़ने वाले किसी को तो शायद पता भी नहीं कि यहाँ कभी कोई पूल था, या फिर है ऐसा कोई शख्स। इसका जवाब हमें अगले ही सीन में मिल जाता है, जब हम इस स्कूल के कुछ प्रेजेंट स्टूडेंट्स से रूबरू होते हैं। मिलते हैं ज़ीक से, जो बेसिकली एक नर्ड है। मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो, स्पेशली केमिस्ट्री में, लेकिन सोशली थोड़ा सा ऑकवर्ड है बेचारा। हर दिन लैब में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है वो, जिनका नतीजा कभी कभी एक्सप्लोजन में खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन उसने मैंगनाइट में पानी मिला दिया, जिससे उसका टेस्ट ट्यूब एक वोल्केनो में बदल गया और पूरा लैब एक डिस्गस्टिंग स्मेल से भर गया। सभी काफी डर गए थे इस हादसे से, और ज़ेक भी थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए दो लड़कियां ग्रेटा और क्लोरिस दोनों जाते हैं उससे बात करने। इनमें से ग्रेटा ज़ेक को पसंद करती थी और बहाना ढूंढती रहती थी उसके करीब जाने का। लेकिन ज़ेक का ध्यान तो सिर्फ क्लोरिस पर था, जो कि उसे भाव ही नहीं देती थी। एक्चुअली दोनों इतना डिफरेंट थे कि उनका कोई मैचिंग पॉइंट ही नहीं था। एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट थे वो। ऐसे में ज़ेक को तो समझ ही नहीं आता था आखिर वो उसे इम्प्रेस कैसे करे। बट फाइनली एक दिन ज़ेक को वो मौका मिल ही जाता है। एक दिन वो क्लोरिस से कहता है स्कूल खत्म होने के बाद उससे आके मिलने के लिए, क्योंकि उसे क्लोरिस को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है। अब क्लोरिस तो क्लोरिस है, एज यूजुअल भाव खाते हुए वो मना कर देती है। बहाना देती है कि उसे स्कूल आवर्स के बाद स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाना है। 1.5 घंटे लग जाते हैं सिर्फ वहाँ पहुँचने में, क्योंकि इस स्कूल में तो कोई पूल है नहीं। लेकिन ज़ेक भी हार नहीं मानता। उसे पता था क्लोरिस अपने स्विमिंग को लेकर कितनी सीरियस है, तो वो उसे इंसिस्ट करते हुए कहता है कि इससे उसी को फायदा होगा, क्योंकि ये सरप्राइज स्विमिंग रिलेटेड ही है। अभी ये सुनकर क्लोरिस काफी क्यूरियस हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल शुरू होने से पहले उसे जिम के बाहर मीट करने के लिए मान जाती है। इधर उससे भी ज्यादा एक्साइटेड तो ज़ेक था। वो 100% श्योर था कि कल वो क्लोरिस को जो दिखाने वाला है उससे वो खुश होगी ही। तो सुबह होते ही वो जल्दी से स्कूल के जिम में जाकर हाजिर हो जाता है, जहाँ क्लोरिस उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन ये उनका एक्चुअल डेस्टिनेशन नहीं था। उन्हें तो बॉयज चेंजिंग रूम में जाना था, जहाँ एंटर करने से क्लोरिस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऊपर से उसे समझ भी नहीं आ रहा था आखिर ज़ेक का इरादा क्या है।
लेकिन ठीक तभी उसके सामने एक बहुत ही वियर्ड काम करता है ज़ेक। दीवार की एक साइड से लॉकर को हटा देता है वो, जिससे रिवील होता है उसके पीछे छुपा एक हिडन डोर जिस पर लिखा था टू द पूल। और जब वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तब तो सामने का नजारा देखकर होश ही उड़ जाता है क्लोरिस का, क्योंकि अंदर सच में एक पूल था। सिक कहता है एक दिन वो जब इस स्कूल का एरिया कैलकुलेट कर रहा था तब अचानक ही उसे समझ आता है बिल्डिंग के अंदर का मेजरमेंट बाहर के मेजरमेंट से मैच नहीं कर रहा। मतलब कहीं कुछ तो घोटाला है, यहाँ अंदर कोई ना कोई सेक्शन हिडन है। उसी दिन से हर पॉसिबल हिस्से को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया था सिक ने, जिससे एक दिन फाइनली उसे ये पूल वाला एरिया मिल ही गया। लेकिन अभी सवाल ये था कि आखिर एक इतना बड़े पूल को ऐसे छुपाया क्यों जा रहा है, उन्हें तो इसकी जरूरत है ना। ज़ेक के मन में भी एग्जैक्टली यही सवाल आया था, जिसके बारे में उसने रिसर्च भी करी और उसे पता चला इस पूल को 1950s में बनाया गया था, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से बस कुछ ही दिनों के अंदर इसे बंद भी कर दिया गया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और तब से ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई है, मगर इसकी वजह क्या है कहीं उसकी जिक्र नहीं है। वैसे ऑनेस्टली क्लोरिस को इसकी वजह जाननी भी नहीं थी। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो अथॉरिटी से बात करेगी और इस पूल को फिर से ओपन करके ही रहेगी, क्योंकि अपने स्कूल में एक पूल के रहते हुए 1.5 घंटा ट्रैवल करके किसी दूसरे शहर में स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाना, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। उसे पता था अथॉरिटी उसकी बात जरूर मानेगी। मन ही मन यहाँ स्विमिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी वो, और उसकी खुशी देखकर ज़ेक की खुशी भी दुगनी हो चुकी थी। मन ही मन लड्डू फूटने लगे थे उसके। आखिरकार इतने मुश्किल से क्लोरिस के नजरों में कूल जो बन पाया था वो, लेकिन वो नोटिस नहीं करता। वो जब क्लोरिस से बात करने में बिजी था, ठीक तभी उधर स्विमिंग पूल के कवर के नीचे एक हलचल शुरू हो चुकी थी, जैसे कोई या कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, ऑलमोस्ट लाइक ए ह्यूमन फिगर। हो ना हो ये वो अनसीन एंटिटी ही था जिसके कारण इस पूल को बंद कर दिया गया था। जाग चुका था वो फिर से। ज़ेक को कोई आइडिया ही नहीं था अपने क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में कितना बड़ा खतरा मोल लिया था उसने। इस पूल में सोए शैतान को फिर से एक बार जगाने की गलती करी थी उसने। पता नहीं इस बार और कितने लोगों की बलि चढ़ेगी। लेकिन क्या कोई नहीं था जो इस अनहोनी को रोक सकता था, वार्न कर सकता था ज़ेक को? शायद था, जिसे हम उनके निकल जाते ही उस पूल एरिया में एंटर करते हुए देखते हैं। और ये कोई और नहीं, खुद चार्ली था। सालों पहले उस हादसे के बाद उसका पोस्ट लाइफ गार्ड से क्लीनर में बदल दिया गया था, लेकिन फिर भी वो कभी स्कूल से दूर नहीं गया, शायद इस उम्मीद में कि कभी तो इस पूल के राज का खुलासा होगा और इस स्कूल को मुक्ति मिलेगी उस शैतान से। बट फॉर नाउ वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो वो बस चुपचाप इंतजार करने लगता है सही वक्त का। उधर अगले कुछ ही दिनों में क्लोरिस सच में उस पूल को ओपन करने में कामयाब हो जाती है। हम उसे अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ वहां स्विम करते हुए भी देखते हैं, लेकिन सभी का एक ही कंप्लेन था कि पानी से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। उन्हें लगा कि शायद पाइप्स में अभी भी गंदगी भरी हुई है, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि जब जब यह स्मेल आता है ठीक तभी पानी के अंदर भी एक अजीब हलचल शुरू हो जाती है। अलग ही तरह के वेब्स क्रिएट होने लगते हैं और किसी की आंखें उन्हें एकटक देखने लगते हैं पानी के नीचे से। ऐसे में खुशी की बात सिर्फ ये थी कि अभी तक कोई उसका शिकार बना नहीं था। मे बी वहां कोई अकेले जाता नहीं था, शायद इसीलिए उसे कभी मौका नहीं मिला। हु नोस। कारण जो भी हो, खतरा अभी भी मंडरा रहा था। उधर इस बात से अनजान क्लोरिस और ज़ेक दोनों में एक फ्रेंडशिप फॉर्म होने लगा था। क्लोरिस सच में बहुत थैंकफुल थी ज़ेक के प्रति। ज़ेक ने उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, लेकिन उसका दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगर उसके नंबर्स अच्छे नहीं आए तो उसे स्विम टीम से निकाल दिया जाएगा। क्लोरिस काफी टेंशन में पड़ चुकी थी। ऐसे में फिर से एक बार ज़ेक ही उसकी मदद करता है, कहता है वो उसे ट्यूशन देगा, लेकिन क्लोरिस फ्री में उसका कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बदले में उसे स्विमिंग सिखाने का प्रॉमिस करती है और अगले दिन से उनका लेसन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्लोरिस नोटिस करती है ज़ेक पानी में उतरने से बहुत डर रहा है। कारण पूछने पर उसे पता चलता है बचपन में एक बार जब वो पानी में तैर रहा था तब उसके पैर किसी प्लांट में फंस गया था। बहुत कोशिश करके वो खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। टेंशन में लिटरली पैनिक करने लगा था वो और उसका दम भी घुटने लगा था। वो तो शुक्र है उसका भाई भी वहीं पर था जिसने उसे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उस दिन ज़ेक जान से तो बच गया था, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया, मौत का डर।
उसे हमेशा यही लगता था कि उसने एक बार तो मौत को चीट किया है, लेकिन दूसरी बार उसे और मौका नहीं मिलेगा। पानी के पास जाते ही उसे ऐसा लगता है कि नीचे उसके लिए उसकी मौत इंतजार कर रही है। अब भले ही इस बार का सिचुएशन सच में कुछ ऐसा ही था, लेकिन क्लोरिस को तो पता नहीं था ना। तो उसने भी जिद पकड़ ली थी कि वो ज़ीक के मन से इस फोबिया को निकाल फेंकेगी। वो डायरेक्टली पानी में उतरने से डर रहा था, तो क्लोरिस कहीं से एक राफ्ट ले आती है और उस पर चढ़ के ज़ीक को बस अपना हाथ पानी में डालने के लिए कहती है। इवन खुद पानी में उतर भी जाती है उसे एनकरेज करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये पूल सेफ है, कुछ नहीं है यहाँ। मगर तभी अचानक कुछ होता है। क्लोरिस को अचानक ही कोई खींचने लगता है। वो तो डर से चिल्लाने लग जाती है, साथ में ज़ीक की भी हालत खराब हो जाती है। मगर असल में तो ये ग्रेटा थी, मजाक कर रही थी उनके साथ। एक्चुअली वो थोड़ी सी जेलस थी क्लोरिस से। उसने तो कहा था उसे ज़ीक में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो यहाँ उसके साथ क्या कर रही है। अब इस हादसे से क्लोरिस और ज़ीक दोनों ही थोड़े सा ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं, लेकिन क्लोरिस अपने प्रॉमिस से नहीं मुकरती। वो ज़ीक से कहती है फिर से ट्राई करने के लिए, मगर इस बार जब ज़ीक पानी में अपना हाथ डालता है तब उसे भी कोई नीचे खींच लेता है। बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ा पाता है वो, लेकिन समझ नहीं पाता आखिर उसे खींचा कौन। पानी में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्लोरिस को लगता है कि शायद ज़ीक के डर के वजह से ऐसा हुआ, सर ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहा है। लेकिन वो कितनी गलत है इसका सबूत उसे अगले ही पल मिल जाता है, जब कोई उनके राफ्ट को जोर जोर से हिलाने लग जाता है। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं था, हकीकत था। कोई उनके राफ्ट को सच में पलटने की कोशिश कर रहा था। और इससे बचने के लिए क्लोरिस जब पानी में छलांग लगाने जाती है तो वहां कोई उसे खींचने लगता है। ज़ीक किसी तरह बचाता है उसे। फाइनली उन दोनों को ही रियलाइज होता है पानी में सच में कुछ है जिसे वो तो देख नहीं सकते, लेकिन उसकी नजर हमेशा उन पर है। और ये उसी का चाल था, उन्हें पानी में उतारने के लिए, ताकि वो उन्हें खींचकर नीचे ले जा सके। मतलब अभी वो पैडल पे नहीं कर सकते, नहीं तो उसके जरिए वो उन्हें खींच लेगा। आखिरकार उन्हें समझ आ चुका था इस पुल को बंद करने का कारण, मगर अभी वो क्या करे। फिलहाल इस सिचुएशन से बचने का बस एक उपाय था, चुपचाप इस राफ्ट पे बैठे रहना जब तक कोई आकर उन्हें रेस्क्यू ना करे। लेकिन कब तक? उन्हें किसी तरह तो निकलना होगा ना पूल से। दोनों जब यही सोच रहे थे तब अचानक ही उन्हें एक बहुत ही गंदा स्मेल हिट करता है, समथिंग लाइक एसिड। और ठीक इसके बाद ही वो एंटिटी फिर से हमला कर देता है उन पर। दोनों पानी में गिर जाते हैं। ज़ीक तो लिटरली चोक करने लग जाता है। क्लोरिस अकेले उसे संभल नहीं पा रही थी। ऐसे में कहीं से चार्ली आकर हाजिर होता है वहां और एक लॉन्ग नेट फेंकता है उनके तरफ, जिसे पकड़ के फाइनली दोनों पुल से बाहर आ पाते हैं। एक बहुत बड़े जानलेवा खतरे से बचे थे दोनों, और चार्ली ने जिस तरह से उन्हें बचाया उससे दोनों ये भी समझ चुके थे कि उसे कुछ तो पता है। तो वो उसे कन्फ्रंट करते हैं और चार्ली बताता है 40 साल पहले इस पुल के बनने के बाद एक के बाद एक कई स्टूडेंट्स की मौत हुई थी इसमें, लेकिन किसी को कारण पता नहीं चला। सबको लगा ये पुल ही मनहूस है, बच्चे डूबकर मर रहे हैं, तो इसे बंद कर दिया गया। लेकिन सिर्फ चार्ली जानता था इस पुल का राज। उसने अपने आंखों के सामने जो को मरते हुए जो देखा था, फील किया था उस एंटिटी को। लेकिन ये एंटिटी कहाँ से आया, इसका एग्जैक्ट जवाब उसके पास नहीं था। बाद में उसे पता चला कि इस पुल को जिस हिस्से में बनाया गया है वहाँ पहले ग्रेवयार्ड हुआ करता था। पुल के बनने के लिए वहाँ से सारे डेड बॉडीज को शिफ्ट कर दिया गया। चार्ली को लगता है जरूर उन्हीं में से किसी की लाश यहाँ रह गई होगी और अभी उसी का आत्मा सबसे बदला ले रही है उसकी इटर्नल स्लीप को डिस्टर्ब करने के लिए। वो ज़ेक और क्लोरिस से भी कहता है उस पुल से दूर रहने के लिए, लेकिन इतने सालों बाद उसी ने उस शैतान को जगाया था, इस पूरे स्कूल को इतने बड़े खतरे में डाला था, तो इससे बचने का सलूशन भी तो उसे ही ढूंढना होगा ना। ऐसे में बहुत सोच विचार करके ज़ेक एक आइडिया निकालता है। लैब में जाकर चोरी छुपे एक ऐसा केमिकल ढूंढ निकालता है जो एसिड से रिएक्ट करेगा तो रेड कलर का हो जाएगा। और अगर उसका गैस सही निकला, अगर सच में उस एंटिटी का नेचर एसिडिक हुआ तो उनका काम बन जाएगा, सभी देख पाएंगे उसे, जिससे उन्हें अपनी बात साबित करने का मौका मिल जाएगा। प्लान सच में अच्छा था, तो वो लोग और देर नहीं करते, उसी वक्त जाकर पूल के पानी में वो केमिकल डाल देते हैं और इससे काम भी बनता है। देखते ही देखते पूल का एक सेक्शन बिल्कुल लाल हो जाता है और धीरे धीरे वो कलर एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। ग्रेजुअली एक शेप भी फॉर्म करने लगता है पानी के नीचे, मगर वो ऊपर सरफेस तक नहीं आ रहा था, तो उन्हें क्लियरली कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था।
एट सम पॉइंट ज़ेक और अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाता। पास से देखने के लिए वो नीचे बैठ जाता है और जैसे ही वो पानी की तरफ झांकता है वो एंटिटी उसे पकड़ लेता है। बहुत ही घिनौना और भयानक दिख रहा था वो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जला हुआ है। थैंकफुली वहाँ चार्ली और क्लोरिस थे जिनके मदद से ज़ेक उससे खुद को छुड़ा पाता है, मगर उस एंटिटी को रोक नहीं पाता। वो पूल से निकलकर उनके तरफ बढ़ने लगा था, जिसे देखकर चार्ली की तो हालत ही खराब हो जाती है। डर से पत्थर बन जाता है वो। ज़ेक एक स्टिक से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। वो स्टिक उस एंटिटी के आर पार कर जाता है और ज़ेक को एहसास होता है उसका शरीर सॉलिड नहीं है, पानी से बना हुआ है। टेंशन में ज़ेक का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसे तो बस इस एंटिटी को विजिबल करना था, मगर उससे वो दुगना फिरोशियस हो जाएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। फिलहाल तो उसने जैसे तैसे चार्ली को वहां से निकालकर पूल रूम का दरवाजा बंद कर दिया था, मगर बाहर भी सेफ नहीं थे वो लोग। बहुत जल्द उन्हें इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना ही था, मगर एक इनह्यूमन एंटिटी से दो टीनेजर्स लड़ेंगे कैसे? चार्ली तो अभी भी बेहोश पड़ा है। ज़ेक जब यही सोच रहा था तब अचानक ही उसे फिर से वो गंदा स्मेल हिट करता है और हम देखते हैं इस रूम के ड्रेनेज से एक लाल रंग का लिक्विड अंदर आ रहा है, जो देखते ही देखते उस एंटिटी में बदल जाता है। एक्चुअली अभी वो और छुप नहीं सकता था, इसलिए वो उन्हें डेस्परेटली चेस करने लगा था। बेचारे ज़ेक और क्लोरिस को तो सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा था वो। ऐसे में क्लोरिस एक बेहतरीन आइडिया देती है ज़ेक को। कहती है ये क्रिएचर अगर पानी से बना हुआ है तो वो लोग उस पर ज़ेक का वोल्केनो वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहे? अगर वो लोग उस पर मैंगनाइट डालेंगे तो वो तो जल जाएगा ना। ये आइडिया सच में कमाल का था। तो क्लोरिस और बिना वक्त गवाए जल्दी से लैब से मैंगनाइट का डब्बा लेकर आती है और उसे ओपन करके पानी में फेंकने जाती है, लेकिन ज़ेक ऐसा करने नहीं देता उसे। उससे पहले वो सील्ड डब्बे को पानी में फेंक देता है। एक्चुअली क्लोरिस के हाथ गीला था और अगर वो ऐसे उस जार को ओपन करती तो उसका हाथ जल जाता। उसे पहले ग्लव्स पहनना होगा, लेकिन उसे वो मौका कहाँ मिल रहा था। फिलहाल तो क्लोरिस को उस जार को पानी से निकालना था, इसलिए वो पूल में छलांग मार देती है। मगर जैसे वो जार लेकर लौटने लगती है, ज़ेक देखता है वो एंटिटी लिक्विड फॉर्म में पूल में एंटर कर रहा है। वो क्लोरिस को वार्न भी करता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। वो एंटिटी अपने फुल फॉर्म में आ चुका था और गुस्से में क्लोरिस के तरफ ही बढ़ने लगा था। ऐसे में ज़ेक एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप लेता है। वो पूल में छलांग लगा देता है उस एंटिटी का अटेंशन ग्रैब करने, अपनी जान की बाजी लेकर, और इससे काम में बनता है। क्लोरिस उस जार को लेकर बाहर निकल जाती है, मगर बदले में ज़ेक फंस जाता है। डर और टेंशन में बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुका था वो। दूसरी तरफ क्लोरिस तब तक ग्लव्स पहनकर रेडी हो चुकी थी उस मैंगनाइट को पानी में थ्रो करने के लिए। तो वो बार बार ज़ेक से कहने लगती है पानी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसे तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। उधर वो एंटिटी भी उसके काफी करीब आ चुका था, ज्यादा समय नहीं था उनके पास। फाइनली अहम वक्त पर चार्ली उनकी मदद करता है, खींचकर बाहर निकाल लेता है वो ज़ेक को, और ठीक उसी वक्त क्लोरिस उस जार को ओपन करके थ्रो कर देती है पानी में उस एंटिटी की तरफ। इसके बाद जो होता है वो एक्सपेक्टेड ही था। उस एंटिटी का पूरा शरीर उबलते हुए पानी की तरह छटपटाने लगता है और देखते ही देखते वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है वो कहीं पर भी, और उसका लाल रंग दिखाई नहीं देता। अब इतना कुछ एक साथ किसी के लिए भी हजम करना आसान नहीं होता, इन तीनों के लिए भी नहीं था। शायद इसलिए उन्हें खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लग गया। तीनों ही बहुत खुश थे कि आखिरकार वो लोग इस शैतान को मिटा पाए हैं। स्पेशली चार्ली, पिछले 40 सालों से अपने ऊपर बोझ लिए भटक जो रहा था वो। लेकिन दुख की बात बस यही थी कि और किसी को इस बात का पता कभी नहीं चलेगा। कोई जान नहीं पाएगा कि ज़ेक का तेज दिमाग और क्लोरिस का प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन दोनों ने मिलकर इस स्कूल को कितने बड़े खतरे से बचाया है। लेकिन उन्हें इसका गम भी नहीं था। वो लोग खुश थे अपने न्यूली फाउंड फ्रेंडशिप को लेकर। भले ही कोई कितना ही जेलस क्यों ना हो, अभी वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन अभी भी एक सवाल तो बाकी रह गया है ना कि आखिर उस एंटिटी का अपीयरेंस किसी जले हुए इंसान की तरह क्यों है और उसे एसिडिक स्मेल क्यों आती है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो इस एपिसोड में दिया नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि उस आदमी की मौत भी जरूर किसी एसिड के कारण ही हुआ है। मे बी वो किसी एसिड फैक्ट्री में काम करता था और इंस्पेक्शन के वक्त गलती से किसी एसिड टैंक में गिर गया होगा, उसी से शायद उसका शरीर जल गया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।